हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी है, जिसको हम डिटेल में यहाँ पास पढ़ेंगे। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, जी ट्रिपल एसबी या जीआईसी, एलटी किसी का भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम थोड़ा सा एलिजाबेथन एज और यूनिवर्सिटी विट्स और ग्लोब थिएटर को भी देखेंगे, क्योंकि अगर जो आप विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं और आपको एलिजाबेथन एज या यूनिवर्सिटी विट्स या ग्लोब थिएटर के बारे में नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर के टॉपिक में आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। अब वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप प्लीज़ एंड तक देखें, क्योंकि विलियम शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम एलिजाबेथन एज को कह लेंगे, जो कि इंग्लैंड में गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं एलिजाबेथन एज द गोल्डन पीरियड, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए शुरू करते हैं। द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इज़ 1558-1603। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो एज है क्वीन एलिजाबेथ की टाइम पीरियड क्या से क्या है, तो आपको कहना है 1558 से 1603। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट्स में अपने लिख लीजिए। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो स्पेनिश सरमडा का वॉर हुआ था 1588 में, वो क्वीन एलिजाबेथ जीत जाती हैं। तो फिर उसके बाद क्या करती हैं, वो अपनी राजगद्दी अपना ताजपोशी करती हैं। मतलब उनका पहले से ही हुआ रहता है, लेकिन अब उनका जो है मतलब क्वीन एलिजाबेथ इंस्टैब्लिश द एंगेलिकन क्वीन एलिजाबेथ इंस्टैब्लिश द एंग्लिकन चर्च इन इंग्लैंड। जो क्वीन एलिजाबेथ रहती है, एंग्लिकन चर्च इंग्लैंड में इस्टेब्लिश करती हैं, मतलब उसको खड़ा करती हैं। फिर वॉज इनिटिएटेड एट द बिहेस्ट ऑफ हर फादर किंग हेनरी। तो क्वीन एलिजाबेथ किसकी डॉटर रहती हैं? किंग हेनरी एट की। किसकी? किंग हेनरी एट की। आप ये लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। King Henry VIII. She was a tolerant queen. England also emerged as the economical power of the वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंग्लैंड इस टाइम बहुत ही तेज़ी से उभर रहा था, क्योंकि उसकी इकोनॉमिकल पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो इट वॉज एट दिस टाइम दैट लंदन इमर्ज एज द हार्ट ऑफ इंग्लैंड। इस टाइम जो क्या था, लंदन एकदम इंग्लैंड का हार्ट बना हुआ था। मतलब क्वीन एलिजाबेथन का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम लंदन को ही इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिटी माना जाता था। जैसे कि इस टाइम हमारा मान लीजिए कि जैसे दिल्ली है, तो ऐसे ही उस टाइम लंदन जो था बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब आप समझ रहे हैं, हार्ट माना जाता था इंग्लैंड का। रिफ्लेक्टिंग ऑल द विवाकेसनेस एंड एनिमेटेड एस्पेक्ट ऑफ द गोल्डन एलिजाबेथन एज, लंदन बिकम अ लीडिंग सेंटर ऑफ कल्चर एंड कॉमर्स इन द वेस्ट। लंदन क्या जो था, ये बिकम अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड कॉमर्स इन वेस्ट, मतलब जो जितने भी वेस्ट का वहाँ इंग्लैंड का पार्ट था, उसमें लंदन जो था वो कल्चर एंड कॉमर्स का फोकस, मतलब बिल्कुल लीडिंग सेंटर बन चुका था। Its literary and artistic outputs was outstanding, and dramatists and poets were among the leading literary artists of the play. इस टाइम जो था लिटरेरी भी बहुत तेज़ उभर के आ रहा था। उनके आर्टिस्टिक आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। उस टाइम बहुत ही अच्छे अच्छे, आप समझ रहे हैं कि उस टाइम यूनिवर्सिटी विट से शेक्सपियर भी इसी टाइम के थे। तो जो था इन ड्रामेटिस्ट बहुत तेज़ी से, जितने भी पोएट थे बहुत तेज़ी से उभर के आ रहे थे, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ खुद उसको सपोर्ट कर रही थी, वो बढ़ावा दे रही थी। कि उनको खुद ये सब बहुत अच्छा लगता था कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस देखना, ड्रामा, ये सब उनको काफ़ी पसंद था। तो वो इन सबको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी। मतलब लिटरेरी जो कैरियर था उसको बढ़ावा देने का हाथ उस टाइम इसीलिए गोल्डन पीरियड माना गया, क्योंकि उस टाइम की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ भी लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी। ये फिर यहाँ से यहाँ तक। It was during this time that Shakespeare carved a niche for himself in an already vibrant dramatic scene of London. इस टाइम तक, जब तक क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड चला था, उस टाइम विलियम शेक्सपियर जो अपने आप को एक उभरता हुआ काफ़ी अच्छा ड्रामेटिस्ट साबित कर चुके रहते हैं इसी टाइम। तो ये भी रहता है, इसलिए भी आप कह सकते हैं कि एलिजाबेथन एज को इंग्लैंड में गोल्डन पीरियड एज माना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या होते हैं।
तो सबसे पहले देखिए इन्वेस्टिवेट्स के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। इन द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, मतलब कि जब 16th सेंचुरी की मतलब चल रहा था, द ड्रामा सीन इन लंदन वॉज ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय द इन्वेस्टिवेट्स। ऐसा नहीं है कि विलियम शेक्सपियर ने ही ड्रामा को पॉपुलराइज्ड किया था। इनके पहले भी जो इन्वेस्टिवेट्स थे वो भी ड्रामा को काफ़ी अच्छे से पॉपुलर कर चुके थे, लेकिन विलियम शेक्सपियर की तो बात ही अलग है। क्या कहा जाता है, तो इसमें जो इन्वेस्टिवेट्स में हैं उनका नाम देख लीजिए आप कौन कौन है। तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नास, थॉमस कीट, जॉन लिली, जॉर्ज पीले। दीज मैन ऑफ लेटर साउट टू गिव ड्रामा अ न्यू फॉर्म। इतने जो हैं ये इनको ही इन्वेस्टिवेट्स कहा जाता है। इन्वेस्टिवेट्स का नाम आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें से कौन इन्वेस्टिवेट्स नहीं है, तो इतने हैं इसमें से आप देख लीजिए। तो ये ड्रामा का एक न्यू फॉर्म उभार कर उस टाइम में 16th सेंचुरी में ये लेके आए थे जो इन्वेस्टिवेट्स है। एंड सेव फ्रॉम द ईस्ट वाइल मेडुअल फॉर्म मार्लो स्टाइलिंग ऑफ द ब्लैंक वर्स। जो मार्लो रहते हैं वो ब्लैंक वर्स में अपने स्टाइल को पॉपुलर कर रहे थे। ग्रीन रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए उस टाइम जाने जाते थे, और जो कीट थे वो रिवेंज ट्रेजेडी के लिए जाने जाते थे। could have been intimidating to Shakespeare, but outdid them all. He used his acumen and cunning to combine the best strengths of all these Elizabethan dramatists। तो यहाँ पास मज़ेदार बात तो ये है कि जो जितने भी यूनिवर्सिटी थे वो किसी एक जोनरा को लेकर वो पॉपुलर हुए थे। मतलब आप जैसे देख रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो क्या थे, जैसे कि रॉबर्ट ग्रीनी जो कॉमेडीज़ के लिए जाने जाते थे, और कीड रिवेंज के लिए, और मार्लो कॉमेडी के लिए जाने जाते जो मार्लो थे वो ब्लैंक वर्ड्स के लिए अपने कोई भी ड्रामा को वो ब्लैंक वर्ड्स में ये लिखते थे, वो हिस्ट्री प्लेस ज़्यादा लिखते थे। लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया इस टाइम, शेक्सपियर ने ये किया कि वो सबकी जितने भी इन्वेस्टिवेट्स से सबकी जो भी वो फॉर्म लिखते थे सबका फॉर्म चुरा कर नहीं बोलेंगे, वो सबके फॉर्म को इकट्ठा करके वो सब कुछ लिखते थे। मतलब वो अपने वर्क ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे, वो ट्रेजेडीज़ भी लिखते थे, कॉमेडीज़ भी लिखते थे, हिस्ट्री प्लेस भी लिखते थे। तो इसलिए इन्वेस्टिवेट्स उनसे ज़्यादा खास वो नहीं रखते थे, इनसे नफ़रत ही करते थे कि ये कैसा बंदा आया है जो हम सबकी कॉपी कर रहा है। किसी एक की कॉपी करे तो ठीक है, लेकिन हम सबकी कॉपी कर रहा है और सब अपने वर्क्स में ये उनको इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये इन्होंने बुद्धिमानी की काम बता दिया था, विलियम शेक्सपियर ने किया था कि ये क्या थे कि सबके अच्छे चीज़ों को वो पकड़ के अपने ड्रामा में एंट्री कर देते थे, और जिससे उनका ड्रामा उस टाइम 16th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। क्वीन एलिजाबेथ भी इनके ड्रामा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, उनको काफ़ी पसंद आते थे। तो इनके कहने क्वीन एलिजाबेथ तो एक बार तो एक ऐसा कैरेक्टर है, चलिए इसके बारे में बाद में बताएंगे हम आपको, अभी याद नहीं आ रहा है वो कैरेक्टर। तो चलिए फिर इतना तो काफ़ी हो गया, आपने एलिजाबेथन एज के बारे में भी समझ लिया और इन्वेस्टिवेट्स कौन कौन थे वो भी समझ लिया। इन्वेस्टिवेट्स के नाम आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देते हैं। पहले तो ऐसे ही शॉर्ट में देखते हैं, फिर डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो जो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी रहती है, इनका अभी तो कहाँ पास ये पैदा हुए थे, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यूनाइटेड किंगडम। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इनकी स्पाउस मतलब इनकी वाइफ का जो नाम था एन हैथवे, जो कि इनसे काफ़ी बड़ी थी। जो इनकी शादी हुई थी 1582 में और इनका साथ बना रहा 1660 तक। सिबलिंग्स जो थे जिनके सिबलिंग्स थे वो जॉन शेक्सपियर, एडमंड शेक्सपियर एंड और भी थे, पर ये अपने पेरेंट्स की ये क्या थे, थर्ड चाइल्ड थे। हाँ, और इनके जो बच्चे थे चिल्ड्रंस थे हैमलेट शेक्सपियर, सुसैना हॉल, जूडिथ, ये 3 बच्चे थे विलियम शेक्सपियर के। जो इनके पेरेंट्स का नाम है जॉन शेक्सपियर, मैरी नाइट। ये तो शॉर्ट फॉर्म में था, चलिए यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं।
विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ऑन 23 अप्रैल 1564। इनकी डेथ इनका जन्म यहाँ हुआ था, सॉरी मैं डेथ बोल गई, इनका जन्म यहाँ हुआ था। ही वॉज बैप्टाइज देयर ऑन अप्रैल 26। वहाँ पास उस टाइम लंदन में ये प्रचलन था कि ब्रिटेन में, उस टाइम ब्रिटेन में ये प्रचलन था कि जो पैदा होते थे उनका 3 दिन बाद उनको बैप्टाइज किया जाता। मतलब एक प्रकार का आप मान लीजिए कि बैप्टाइज उससे कहते हैं जैसे कि नामकरण करना, जैसे हमारे यहाँ नामकरण होता है वैसे वहाँ पर 3 दिन बाद नामकरण होता था, जिसे बैप्टाइज का नाम दिया गया है। विलियम वॉज बॉर्न टू द जॉन शेक्सपियर अ ग्लोवर एंड अ लेदर मर्चेंट एंड मैरी अर्डन। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन की माता का नाम था मैरी अर्डन। और इनके पिता क्या करते थे? ग्लोवर मतलब एक लेदर का था, लेदर के मर्चेंट थे वो। He was a third of 8 children in the Shakespeare household। मतलब वो मैंने बताया ना कि आपको वो 3rd चिल्ड्रेन थे जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डन के। शेक्सपियर अटेंडेड द ग्रामर स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड में ही उन्होंने एक ग्रामर स्कूल में अटेंड किया। ही नेवर प्रोसेस टू यूनिवर्सिटी स्कूलिंग विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डिबेट अबाउट द ऑथरशिप ऑफ हिज वर्क। वो कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए, इसीलिए उनके लिए एक फ्रेज यूज़ हुआ है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये फ्रेज स्पेशली विलियम शेक्सपियर के लिए ही यूज़ होता है। तो मतलब कि वो कभी यूनिवर्सिटी गए नहीं तो उनको स्मॉल लैटिन आती थी और लेस ग्रीक आता था। ही विलियम वॉज मैरिड टू एन हैथवे। एन हैथवे से इन्होंने शादी की थी 28 नवंबर 1582 को। विलियम वॉज 18 एंड एन वॉज 26 उस टाइम। जो विलियम शेक्सपियर थे वो 18 साल के थे और जो एन थी वो 26 ईयर्स की थी, मतलब उनसे 8 साल ये बड़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। देयर फर्स्ट डॉटर सुसैना वॉज बॉर्न ऑन 26 मई 1583। आप देख रहे हैं कि मतलब 28 नवंबर को उनकी शादी हो रही है और 26 मई को वो पैदा हो गई। देयर फर्स्ट डॉटर सुसैना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उनके फर्स्ट डॉटर का नाम क्या है, तो सुसैना नाम है। द कपल लेटर हैड ट्विंस। उनको बाद में एक ट्विंस भी होता है जिसका नाम है हैमनेट एंड जूडिथ। शेक्सपियर के बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप इनको वो हाईलाइट कर लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि उनसे बच्चों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो उनके बच्चों का क्या नाम था? सुसैना। और जो ट्विंस थे हैमनेट एंड जूडिथ। हैमनेट की बाद में मृत्यु भी हो जाती है। हैमनेट डाइड इन चाइल्डहुड एट द एज ऑफ 11 अगस्त 11 1596। आपसे एज पूछा जाएगा कि कौन सी एज में हैमनेट की मृत्यु हुई थी? एज 11। डेट तो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप ध्यान देंगे तो कोई अच्छी बात है। For the 7 years following the birth of his twins, William disappeared, finally turning up again in London in 1592. This period is known as the lost year. कभी कभी पूछा जाता है कि जो लॉस्ट ईयर्स था विलियम शेक्सपियर का कब से कब तक माना जाता है, तो कब से कम कभी कभी पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का जो लास्ट ईयर है वो कब से कब तक माना जाता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक माना जाता है 1596 से 1592 तक, ये इनका लास्ट ईयर माना जाता है विलियम शेक्सपियर का। तो आगे देखते हैं। देयर इज रूमर ऑफ शेक्सपियर वर्किंग एज एन असिस्टेंट स्कूल मास्टर इन लैंकाशायर फॉर अ टाइम। जैसे ऐसा रूमर है, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने कुछ दिनों के लिए स्कूल मास्टर का भी काम किया था लैंकाशायर में। और तो दिस इज डिबेटेड। ये जरूरी नहीं कि सही, ये डिबेटेड है, मतलब एक प्रकार से ऐसा बोला जाता है कि, पर ये पूरी तरह से मान्य नहीं है कि हाँ ये हुआ था, कि वो स्कूल मास्टर थे कि नहीं थे। फिर शेक्सपियर परसेप्टिबली हार्वेस्टेड अर्ली एनवी इन हिज अर्ली प्रोफेशनल पीरियड एज ऑब्वियस बाय द क्रिटिकल अटैक ऑफ रॉबर्ट ग्रीनी। उस टाइम शेक्सपियर इतना तेज़ी से उभर के आ रहे थे जब इनका ये इस टाइम तक जब ये आते हैं 1592 में आते हैं, लंदन चले जाते हैं, वहाँ पास अपने वर्क को इस्टेब्लिश करते हैं। वहाँ पास किंग मेंस चैम्बरलाइन से थिएटर से भी जोड़ते हैं। वहाँ पास वो सबके जितने भी यूनिवर्सिटी वेट्स रहते हैं, सबके प्रोफेशन, सबके क्या
सबके ओरिजिनल प्लॉट जैसे कि रॉबर्ट ग्रीनी, मार्लो सेन सबके ओरिजिनल प्लॉट को चुरा के या फिर कॉपी कर, चुराना क्यों कहेंगे, कॉपी करके ये अपने वर्क में डाल रहे थे। तो उस टाइम बहुत सारे क्रिटिक इन पे जो है बोल रहे थे, बहुत क्रिटिक कर रहे थे। इसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीनी ने शेक्सपियर को कभी भी पसंद नहीं किया। तो ये क्या कहते हैं, इन अप स्टार्ट क्रो, इन अप स्टार्ट करो ब्यूटीफुल विद आवर फेदर्स। ये क्या है, ये अभी 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 उड़ता हुआ एक कौवा है जो अभी स्टार्ट हुआ है, ब्यूटीफुल विद आवर फेदर, जो कि हमारे सुंदर पंखों से उड़ रहा है। दैट विथ हिज टाइगर सर, जो wrapped in a player side, suppose he is as well able to bomb blast out a blank verse as the best of you। मतलब कि ये जो टाइगर शर्ट लेके इतना तेज दहाड़ रहा है, वो क्या सोचता है कि ये बम ब्लास्ट आउट ऑफ ब्लैंक वर्स, मतलब बेस्ट ऑफ यू, यहाँ बेस्ट ऑफ यू से मार्लो से लिया गया, जो ब्लैंक वर्स, ब्लैंक मार्लो क्या तुम्हारे जितना ब्लैंक वर्स वो उतना अच्छा यूज़ कर पाएगा। एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जोहानसन्स फैक्टम, it is in his own conceit the only sex scene in county। मतलब वो कहते हैं कि ये जो बंदा है, हम सबके कॉपी कर करके, हमारे सब वर्क कॉपी कर कर जो उड़ रहा है, ये क्या क्या है जो कि तुम मान लो कि ब्लैंक वर्ड यूज़ कर पाएगी, एक जोहानसन फैक्टम है। और ये कहाँ एक छोटी से काउंटी से आकर हमारे पंखों को लगाकर उड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी अच्छा, ये आप ज़रूर याद करिएगा कि ये अब अप स्टार्ट करो किसने कहा है, तो रॉबर्ट ग्रीनी ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। By 1594 ही वॉज नॉट ओनली एक्टिंग एंड राइटिंग फॉर लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन। 1594 में जैसे मैंने आपको बताया कि वो अब केवल लिख ही नहीं रहे थे, एक्टिंग भी कर रहे थे। एक्टिंग कहाँ कर रहे थे, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेंस में कर रहे थे। सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट 1603, कभी कभी आ जाता है कि 1603 में किसका शासन था, तो आप जल्द कर दीजिए कि जेम्स फर्स्ट का एसेसन हुआ था। बट आल्सो वॉज द मैनेजिंग पार्टनर, वो वहाँ पर लॉर्ड चैम्बरलिन्स में पार्टनर भी बन गए थे। लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन बिकम अ पॉपुलर ड्रामा ग्रुप इन लंदन। उस टाइम जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लंदन में हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर विलियम शेक्सपियर के प्लेज लगे रहते थे। और उस टाइम विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस थे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए जा रहे थे। जब उनको क्वीन एलिजाबेथ ही सपोर्ट कर रही थी, तो आप बताइए कि उनका प्लेस आगे कैसे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम उनकी प्लेस इतनी इंटरेस्टिंग रहते थे कि लोग उनको देखने जाते ही थे। इसलिए उस टाइम जो था लॉर्ड चैम्बरलिन्स में काफ़ी पॉपुलर हो गया था लंदन में। पैट्रोनाइज्ड बाय द रॉयल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, मैंने कहा ना रॉयल कोर्ट भी उनको सपोर्ट कर रहा था, मतलब क्वीन एलिजाबेथ भी उनको सपोर्ट कर रही थी। Shakespeare enjoyed a professional success that was never seen before. Although Marlowe enjoyed a great commercial success during the same years. Shakespeare के साथ साथ इस टाइम जो था मार्लो भी बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल सक्सेस अटेंड कर रहे थे उस टाइम। ही हैड प्लेस पब्लिश एंड सोल्ड पेनी कॉपीज, मतलब जो ये यूनिवर्सिटी वेट से वो तो अपने वर्क पब्लिश कराते थे, लेकिन शेक्सपियर क्या करते थे कि अपनी पेनीज कॉपी क्या रहता है, पेनीज कॉपीज को भी उसमें भी शॉर्ट स्टोरी छोटे छोटे लिख के उसको भी पब्लिश करवा देते थे, उसको भी मार्केट में उतार देते थे। जैसे पेनीज कॉपीज रहती है, जैसे एक पेज हो गया उसको 4 बार फोल्ड कर दो तो उसको पेनीज कॉपीज कहते हैं। तो इस प्रकार से भी शेक्सपियर की कमाई अच्छी खासी हो रही थी। वो उनके प्लेस तो थिएटर में अच्छे खासे चल रहे थे, प्लस वो पेनीज कॉपीज़ भी बना रहे थे, प्लस वो एक्टिंग भी कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि शेक्सपियर के उस टाइम कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, उनका इनकम कितना ज़्यादा हो गया होगा। Never before had a playwright enjoyed such commercial acclaim in his lifetime as did he. In addition, Shakespeare was minting coins from his co-ownership in the King's Man and the Globe. अब उनके पास 2 थिएटर थे, उन्होंने खुद का थिएटर भी ग्लोब भी स्टार्ट कर दिया था, तो 2 जगह से उनको ओनरशिप मिल गई थी। तो उस हिसाब से उनका जो मतलब आप कह सकते हैं कि उनका कमर्शियल सक्सेस था वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा था। विलियम शेक्सपियर रोट हीज विल इन 1611 में विलियम शेक्सपियर ने अपनी विल लिख दी थी, बिस्टोइंग हिज प्रॉपर्टीज टू हिज डॉटर सुसैना को जो उन्हें दी थी, जिसकी शादी हुई थी मैरिड जॉन हॉल इन 1607 में। सुसैना की शादी किससे हुई थी, डॉक्टर जॉन हॉल 1607 में हुई थी। टू जूडिथ हिज सर्वाइविंग डॉटर ही लिफ्ट $300। आप समझ सकते हैं कि $300 उन्होंने अपनी डॉटर सुसैना को और जूडिथ को दिया था। और एंड हिज वाइफ एंड ही लेफ्ट माई सेकेंड बेस्ट वुड, और अपनी वाइफ के लिए उन्होंने कहा था कि माई सेकेंड बेस्ट बेड हैं ये। विलियम शेक्सपियर
विलियम शेक्सपियर ऑल एटली डाइड ऑन हिज बर्थडे। क्या कह सकते हैं कि मतलब आप कह सकते हैं इसे लकली या अनफॉर्चुनेटली जैसे भी, लेकिन उनका विलियम शेक्सपियर जो मृत्यु हुई थी वो 23 अप्रैल को हुई थी। 23 अप्रैल को वो पैदा भी हुए थे, 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु भी हुई थी। वहाँ 1564 में वो पैदा हुए थे, यहाँ 1660, 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज entombed at Holy Trinity in Stratford on April 25, 1606। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो entombed कब हुए थे, तो हुए थे वो अपनी मृत्यु के 2 दिन बाद 25 अप्रैल 1660 को। और कहाँ हुए थे, तो होली ट्रिनिटी चर्च में हुए थे। ठीक, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो होली ट्रिनिटी, इन सबको आप बिल्कुल अच्छे से कीवर्ड की तरह बनाकर अपने नोट्स में लिखते जाइए। इन 1623 2 एक्टर्स फ्रॉम लंदन, इनकी मृत्यु के बाद जो थे 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आया था। किसके द्वारा आया था, ये लॉर्ड चैम्बरलेन मेन के ही लोग थे, वहाँ के थे जॉन हेमिंग्स के स्पेलिंग आप देख लीजिए, कभी आपको हेमिंग्स भी लिखे पढ़ने को आएगा, कभी ये हेमिंग्स। एंड हेनरी कॉन्डेल प्रिंटेड द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ हिज कलेक्टेड प्लेस ऑफ विच हाफ वर प्रीवियसली अनपब्लिश्ड। जितने भी अनपब्लिश्ड वर्क थे विलियम शेक्सपियर के, वो उन्होंने 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था जॉन हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा, उसमें इन सारे पब्लिश करवा दिए थे इनके वर्क विलियम शेक्सपियर के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फोलियो कब आया था, तो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में। फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में। इनका फर्स्ट फोलियो किसके द्वारा पब्लिश करवाया गया था, तो जॉन हेमिंग्स और कॉन्डेल के द्वारा पब्लिश करवाया गया था। ओके, और ये और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1660 को। ये सब इंपॉर्टेंट बातें की वर्ड है, आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए इनके एपिटैफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनका एपिटैफ क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम क्या था कि जो जितने भी लोग मृत्यु हो रही थी उनको जब वहाँ पास चर्च में दफनाया जा रहा था, तो इतना जगह नहीं होता था। तो क्या करते थे लोग कि जब कोई और किसी की डेथ हो जाती थी तो पहले वाले को निकाल के फिर उसकी जगह पर नया दफना देते। तो सब यहाँ पास भी शेक्सपियर ने दिमाग लगा दिया। क्या कहेंगे कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने एपिटफ, मतलब जो वो रहता है एपिटफ रहता है, उस पर लिखवा दिया फॉर जीसस सेक फॉर बियन टू डिग द डस्ट इनक्लोजर हियर, ब्लेस्ड मी द मैन दैट स्पेयर्स दिस स्टोन्स एंड कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। मतलब उन्होंने लिखवाया कि यहाँ पास मुझे आराम से सोने दो यहाँ पास, और जो भी मेरे स्पेयर्स यहाँ ब्लेस्ड मी, मैं उन्हें दुआ देता हूँ, स्पेयर्स द स्टोन, जो मेरे स्टोन्स को नहीं हिलाएगा, और जो मेरे स्टोन्स को हिलाएगा, मेरे बोन्स को हिलाएगा, उन्हें मैं श्राप देता हूँ। ऐसा उन्होंने अपने एपिटफ पे लिखवा दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आता है एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ये कि किसके एपिटफ पे ये लिखा गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसके एपिटफ पे लिखा गया है। ये विलियम शेक्सपियर के एपिटफ पे लिखा गया है। फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट, ये वाला आप याद कर लीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टू डिग द डस्ट इन क्लोजर हियर, ब्लेस्ड मी द मैन दैट स्पेयर्स दिस स्टोन एंड कॉज बी दैट मूव्स माई बोन्स। ये लाइन्स आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि ये किसके एपिटफ पे लिखा गया। तो आंसर है विलियम शेक्सपियर। अब थोड़े से यूनिवर्सिटी विट्स के जान लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ तक ही। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आपने ये वीडियो काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट जो हम लाने वाले हैं वो विलियम शेक्सपियर के वर्क हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्रेट ट्रेजेडीज़ को कवर करेंगे, फिर उसके बाद कॉमेडीज़ को, फिर कुछ हिस्ट्री प्लेस को भी करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ट्रेजेडीज से आते हैं, कॉमेडीज़ से कैरेक्टर्स आते हैं, ट्रेजेडी से कुछ ही आते हैं, तो कुछ उनको भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है हमारा, शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडीज है, 4 ट्रेजेडीज जो है उनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप अगर कुछ भी मुझे सजेशन या आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अभी मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने टीचिंग स्टाइल में कौन से चेंजेस करूं जिससे आप लोग को पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।